हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज उपाध्याय विज्ञान पट टीम से। आज हम लोग जो फिजिक्स का पेपर आने वाला है 21 फरवरी को, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहता हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। पहला मेरा सजेशन है कि आप लोग ये मोबाइल छोड़ के रख दें और पढ़ाई करना शुरू कर दें, क्योंकि आप इस मोबाइल में काफी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप छोड़ दें, लेकिन अब आ ही गए हो तो मेरी एक दो बात आप सुन लीजिए, उसके बाद अब रखना। सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो। पहली बात, जिन बच्चों की तैयारी, दो तरह से मैं आपसे बात करने वाला हूं। एक तो ये कि जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है और वो थोड़े से पैनिक हो रहे हैं। दूसरी, जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो पास होने के लिए पैनिक हो रहे हैं कि पास कैसे हो। तो हम दोनों तरीके से बात करते हैं। पहले वाले बच्चों के लिए बात कर लेते हैं। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है उनके लिए मेरे छोटे छोटे सजेशंस हैं। पहला, आपकी तैयारी अच्छी है तो आप जिन डेरिवेशंस को आपको लगता है कि आप अच्छे से कर लेते हो, उनको बिना कॉपी किताब उठाए एक बार माइंड में सोचो कि उनके ट्रिगर पॉइंट्स क्या है। सबके ट्रिगर पॉइंट्स लिखो, लिख लिख के देखो सबके ट्रिगर पॉइंट्स के। ये वाला डेरिवेशन ऐसे शुरू होता है, ये वाला डेरिवेशन ऐसे शुरू होता है, ये एक तो ये काम करना है। सारे डेरिवेशंस का जो जो डेरिवेशंस हो सकते हैं। फॉर्मूलेज, जैसे सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ऐसे कुछ फॉर्मूले, पैरेलल वायर के बीच में लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऐसे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप उस टाइम पे भूल सकते हो। इन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है। हमने देखा है न्यूमेरिकल का वेटेज अच्छा खासा होता है, मतलब आप ये समझ लो 45-50% न्यूमेरिकल आते हैं। 45 to 50%, 32, पिछली बार तो 32 मार्क्स के न्यूमेरिकल आए थे। तो न्यूमेरिकल के लिए कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। तो फॉर्मूले, एटम एंड न्यूक्लियाई के सारे फॉर्मूले, वो सारे फॉर्मूले आपको रिकॉल कर लेना चाहिए जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि उनको बिल्कुल भी ये जो सैंपल पेपर्स हैं आप बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। आप अपनी तैयारी को ही अच्छे से करें। हाँ, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप आने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है ना, इस बार 20 ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले, 16 तो वो आने वाले, 4 असर्शन रीजन, 12 फर्स्ट, और फिर एक केस स्टडी वगैरह आएंगी। तो आज अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे पास आने वाले हैं। तो आप ना ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर किन टॉपिक से आएंगे आप ये लिख सकते हैं। एक तो मैग्नेटिज्म से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, सेमीकंडक्टर से, न्यूक्लियाई से, वेव ऑप्टिक्स से। ये जो छोटे छोटे, रे ऑप्टिक्स से भी, वैसे ये नहीं कह रहा कि इनसे नहीं आएंगे, लेकिन ये जो छोटे छोटे चैप्टर हैं इनके जो मार्क्स का वेटेज है ये इसी में आना है, किसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूरा होना है। पहली बात तो ये अच्छे बच्चों के लिए जो जिनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, थोड़े से पैनिक हो रहे हैं। दूसरा मेरा सजेशन है उन बच्चों के लिए जो थोड़े पास के लिए सोच रहे हैं या एवरेज हैं, मतलब 40-50 के आसपास है और सोच रहे हैं कि थोड़े और मार्क्स आ जाए। उनके लिए मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको सब बच्चों को मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है ये आपको पता होना चाहिए। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप 5 ईयर्स, अगर पिछले 5 ईयर्स को देखें तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस 5 मार्क्स का आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 मार्क्स का, करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क्स का। अच्छा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जरूर अच्छे से कर लेना, बढ़िया छोटा टॉपिक है, इसमें से बहुत सारी चीजें हटा दी गई, आप इसको कर सकते हैं। मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म इन मैटर, मैग्नेटिज्म इन मैटर में से भी बहुत सारी चीजें हटा दी, अर्थ मैग्नेटिज्म हटा दिया, तो आप इसको भी अच्छे से कर लेना। इस तरह का अल्टरनेटिंग करंट भी 4 मार्क्स। ईएमआई और एसी ये साथ में आते हैं, मतलब जब भी आएंगे तो साथ में आएंगे। जैसे एसी डायनेमो वगैरह आ सकता है, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। अभी मैं एक एक करके छोटा छोटा एनालिसिस इसमें भी करूंगा। रे ऑप्टिक्स, मैं एक और बात बता रहा हूँ, एक और बात। जिन बच्चों को ये दिक्कत है कि मैं सर क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं आपको एक सेशन दे रहा हूं, पहले आप पार्ट 2 कर लीजिए। आप पार्ट 2 अच्छी कर लीजिए। देखो पार्ट 2 में क्या है, ड्वेल नेचर एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्वेल नेचर एंड मैटर, इसी में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है, एटम, न्यूक्लियाई, ये तीनों चीजें ही बहुत सिंपल है, आप इन तीनों को करिए। सेमीकंडक्टर इतना छोटा टॉपिक हो गया है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, कितना सारी चीजें हटा दी गई। जीना डायोड तक हटा दिया गया, क्या है, रेक्टिफायर तक रह गया, पीएन जंक्शन डायोड, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, बैरियर पोटेंशियल, मास एक्शन लॉ, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है सेमीकंडक्टर में।
IV कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज की, फॉरवर्ड वाइज कब होगा उसका भी वो उसमें आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, एन टाइप और पी टाइप क्या होते हैं, कौन सी इंप्योरिटी मिलाते हैं, इस तरह की छोटी छोटी बातें अगर आप कर लेंगे तो आप यकीन मानिए सेमीकंडक्टर को आप सबसे पहले खत्म कर सकते हैं अच्छे से। किसी की हेल्प ले लीजिए, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता अपने दोस्त की हेल्प लीजिए, किसी की हेल्प ले लीजिए, लेकिन सेमीकंडक्टर सबसे पहले खत्म करिए जिन बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। एटम आप खत्म कर सकते हैं, आपने एटम पढ़ रखा है, जैसे मैं एक इसका एनालिसिस वैसे भी कर देता हूँ, एक बार सब टॉपिक्स का एनालिसिस भी कर देता हूँ। जैसे ये आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस 5 नंबर का आता है, ये 5 नंबर का। इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में गॉस थ्योरम कर लें अच्छे से गॉस थ्योरम कर लें। और डाइपोल, डाइपोल दो तरीके से कर लें मेरे बच्चों, एक तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या क्या होगा। ये डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से आपके दो फायदे हैं, एक तो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, फोर्स, टॉर्क, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का हो गया। अब ये जो मैग्नेटिज्म इन मैटर इस साल हुआ है, मैग्नेटिज्म इन मैटर मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक तो मूविंग चार्जेस है और एक मैग्नेटिज्म इन मैटर है। तो मैग्नेटिज्म इन मैटर में बेटा इस साल बार मैग्नेट को ऐड कर दिया है, और बार मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही तो है। बार मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। तो उसका पूरा का पूरा कंपैरिजन, जैसे वहां P है, ये M है, पूरा का पूरा कंपैरिजन एक जैसा है। वहां पे P cos थीटा होता है, पोटेंशियल माइनस मतलब पोटेंशियल एनर्जी माइनस P cos थीटा होती है, माइनस MB cos थीटा होती है। वहां P क्रॉस E होता है टॉर्क, यहाँ M क्रॉस B होता है। वहां वर्क डन P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता है, यहाँ MB cos थीटा 1 माइनस। मतलब आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जो जो होता है, अगर आप उसको अच्छे से कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपके दो मैग्नेटिज्म इन मैटर वाला काम भी हो जाएगा। मैग्नेटिज्म इन मैटर में अगर आप पढ़ेंगे तो एक चीज और पढ़ लेना, ससेप्टिबिलिटी और फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक, ये तीनों पढ़ लेना। इनकी प्रॉपर्टी, इनकी ससेप्टिबिलिटी, नेगेटिव पॉजिटिव कब कैसे होती है, ये सब पढ़ लेना। तो मैग्नेटिज्म इन मैटर 4 नंबर का आएगा, बहुत छोटा चैप्टर है ये, आप ये निपटा सकते हो। इसमें एक पीछे करना, हाँ, इसमें ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक तो E इज इक्वल टू dV अपॉन dr वाला रिलेशन कर लेना, एक ये कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन कर लीजिए, पार्शियली फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड वाला कर लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ केवीएल, सिंगल लूप डबल लूप वाले जो होते हैं ना, उनमें करंट निकालने को आ सकता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले फॉर्मूले आ सकते हैं, करंट डेंसिटी वाले फॉर्मूले आ सकते हैं, क्योंकि मीटर वेज वगैरह पोटेंशियोमीटर वगैरह है नहीं, तो इधर से ही सारी चीजें आने की संभावना है। खासकर केवीएल पे एक न्यूमेरिकल आ सकता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में केवीएल के अलावा जो और इंपॉर्टेंट एक चीज है वो है सेल का कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेल का मैक्सिमम करंट कब होगा, वो सारी बातें सेल से रिलेटेड पक्का आ सकती है। आगे बढ़ाना, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में क्या है बेटा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आपको चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर फोर्स लग रहे हैं, सर्कुलर पाथ, उसकी रेडियस के क्वेश्चंस, और जब एक करंट कैरिंग वायर से करंट फ्लो होगा, वायोट सेवर्ट वाले और वायोट सेवर्ट के एप्लीकेशन, वायोट सेवर्ट और वायोट सेवर्ट के एप्लीकेशन पिछले दिनों में आए हैं, इनको अच्छे से कर लेना। एम्पियर सर्किटल लॉ एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मूविंग चार्जेस में, एक थिक वायर है, थिक वायर, उसके अंदर बाहर और सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना एम्पियर सर्किटल लॉ से, ये कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कर सकते हो। मैग्नेटिज्म इन मैटर में मैंने अभी आपको समझाया, एक तो बार मैग्नेट है इस साल, बार मैग्नेट पिछली साल नहीं थे, इसी साल है बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट को ठीक ठाक ढंग से कर लेना। तो बार मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट आप कर सकते हैं अच्छे से, और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल से हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे के लॉज हैं और लेंज लॉ है, मूविंग जो रॉड मूव करती है, रोटेट करती है, इससे रिलेटेड। इन सब के बावजूद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। और उसमें भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल या म्यूचुअल इंडक्टेंस सीधा सीधा पूछा जाता है। आपने वो कॉइल वाले देखे होंगे ना, कॉइल वाले कि एक बड़ा कॉइल है एक छोटा कॉइल है, उनका दोनों का आपस में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, कपलिंग, म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल टाइप में, वो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, m = k √ L1 L2, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन पूछा जा सकता है।
ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछने की ज्यादा संभावना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद आता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में वैसे तो एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनके ग्राफ कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में ये ग्राफ दे देंगे, आपको पहचानना है कि कौन सा सर्किट है, फेजेस इनके याद होना चाहिए कि कौन आगे कौन पीछे होता है। लेकिन इन दोनों में ईएमआई और एसी में कई लोग उसको पहले पढ़ते हैं, कई लोग बाद में पढ़ते हैं। दो चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, डेरिवेशन थ्योरेटिकल अगर थ्योरी में आता है तो एसी डायनेमो और एक ट्रांसफार्मर, ये दो चीजें ईएमआई और एसी, अगर आप इन दोनों चीजों को कर लोगे तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये ईएमआई और एसी में से, ये दोनों चीजों में से कोई ना कोई एक फंस सकता है, एसी डायनेमो और ट्रांसफार्मर, ये जरूर कर लेना। बाकी तो आपको पता है एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस कंडीशन, पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, उनके डायग्राम्स, वो जो फ्रीक्वेंसी और करंट का ग्राफ है उसकी शार्पनेस किस तरह से होती है, ये सब चीजें आप कर लेना। वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप दो चीजें मेरी तरफ से कर लीजिए, एक तो एसी डायनेमो अच्छे से पढ़ लीजिए थ्योरेटिकल में, और एक पढ़ लीजिए ट्रांसफार्मर दोनों स्टेप अप स्टेप डाउन और इनकी इफिशियंसी वगैरह, उस पर न्यूमेरिकल, ट्रांसफार्मर पे न्यूमेरिकल अगर आएगा इस टॉपिक में से तो ट्रांसफार्मर पे आ सकता है, या रॉड गिर रही है वो BLV इंड्यूस ईएमएफ वाला, BLV वाला, या रॉड घूम रही है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर वाला, न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी और डिस्प्लेसमेंट करंट कर लीजिए, पक्का डिस्प्लेसमेंट करंट आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट करंट पूछे जाने की बहुत संभावना है। और मैक्सवेल की जो इक्वेशंस है डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद, उन्होंने वो एम्पियर सर्किट लॉ को करेक्ट किया, और इसके बाद जो इक्वेशंस है मैक्सवेल की, वो पांचों की पांचों इक्वेशन, 4-5 जो भी इक्वेशंस है गॉस की और उन सब की मिला के जो इक्वेशंस है, वो सारी इक्वेशंस आपको करनी चाहिए मैक्सवेल की। और मैक्सवेल के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें E/B = C होता है, वो सारी प्रॉपर्टीज, ट्रांसवर्स वेव है कैसा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर होती है, V²/2μ0 = ½ ε0E², ये वाली काम आपको करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम, एक्सरेज, गामा रेज, इनके स्पेक्ट्रम को अगर आप याद रख सकते हैं, जैसे विजुअल स्पेक्ट्रम आपको याद है अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, तो उससे हो ही जाएगा कि अल्ट्रावायलेट उससे थोड़ा ऊपर और इंफ्रारेड उसके नीचे, तो वो आप एक आध दो उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह रीड कर सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जानकारी पूछी जा सकती है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों टॉपिक, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, मैं कहता हूं ये पास कराते हैं बच्चों को, अगर आप इनको अच्छे से कर लेंगे। रे ऑप्टिक्स को अच्छे से कर लीजिए। रे ऑप्टिक्स में भी रिफ्रैक्शन करना है अच्छे से। रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम आता है, रिफ्रैक्शन आता है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये सारी चीजें अगर आप इसको कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेथड वगैरह, फोकल लेंथ वगैरह निकालना, ये सब इसमें आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल भी इसमें से आ सकता है, अगर कोई पार्ट क्वेश्चन हुआ, बड़ा क्वेश्चन हुआ, उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो ये रे ऑप्टिक्स में एक तो पार्ट हो गया रिफ्रैक्शन वाला, एक हो गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला। रे ऑप्टिक्स में ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन दोनों में से कोई पक्का आने की संभावना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये दोनों आप करके जाइएगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आप दोनों टाइप के टेलीस्कोप करके जाइएगा, रिफ्रैक्शन टाइप टेलीस्कोप भी और रिफ्लेक्शन टाइप टेलीस्कोप भी, ये आपको करके जाना चाहिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। इनकी कंडीशंस, व्हेन फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनती है, फाइनल इमेज मिनिमम डिस्टिंक्शन पे बनती है। वेव ऑप्टिक्स कई बच्चों को भारी लगता है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो करें, और जिनका अच्छे से हो चुका है तो वो कर लें, जिनका बिल्कुल अच्छा नहीं है वो केवल रे ऑप्टिक्स में दो डेरिवेशन करके जाएं, आपका हो सकता है भला हो जाए। कौन से दो डेरिवेशन है? हॉजन की हेल्प से, हॉजन की वेव फ्रंट वाली थ्योरी की हेल्प से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना, ये दो डेरिवेशन आप करके जा सकते हैं वेव ऑप्टिक्स में। अगर आपका वेव ऑप्टिक्स पूरा निपटा हुआ है तो, अगर थोड़ा बहुत अच्छा है तो आप YDSE के न्यूमेरिकल वगैरह अच्छे से करके जाइएगा। दूसरी बात है उनके हॉजन के प्रिंसिपल्स वगैरह ये सब याद करके जाइएगा, सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी पढ़ के जाइएगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं आता तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करके जाइएगा वेव ऑप्टिक्स में। आगे करना, ड्वेल नेचर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्वेल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर्स। ये ड्वेल नेचर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप पढ़ ली, आप बहुत आसान है। एक तो वो I और V के ग्राफ है ना, करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ होते हैं, उनसे वो सैचुरेशन करंट, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी निकालना, उनसे समझना। एक तो ये तरीके के ग्राफ दिए रहेंगे और आपको उनमें से समझना पड़ेगा।
किसमें? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहा हूं। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव नेचर ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाइएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। क्यों? उसको 2-3 पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन करिए। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, उनका स्लोप, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनका स्लोप, उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, इनके स्लोप क्या बताते हैं, ये सब पढ़ के जाइएगा। H/E जो भी आपको पढ़ना होगा मैं बताऊंगा तो आप बस भूल जाओगे, आपको अभी कॉपी में देखना होगा कि क्या बताते हैं इनके स्लोप। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज़्यादातर ग्राफ से आने के क्वेश्चन चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा ग्राफ से आने के चांसेस हैं। अगर न्यूमेरिकल कभी आता है तो वही है कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह से डिपेंड होती है। एटम आपको आसान लगेगा, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके होते हैं, थोड़ा इसमें भी पढ़ चुके होते हैं। तो एटम में सारे फॉर्मूले, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, रेडियस वाला फॉर्मूला, टाइम वाला फार्मूला, वेलोसिटी वाला फार्मूला, एनर्जी वाला फार्मूला, इस फार्मूले को अगर आप न्यूमेरिकल फॉर्म में भी याद रख सकते हैं तो रखिए। मैं तो ये कहता हूँ बच्चों से कि वो जो एग्जैक्ट फॉर्म है उसी फॉर्म में याद रखो। कभी कभी वो ये कह देते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह अगर हम इतना ले लें तो इतना ले लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल फॉर्म में याद रख सकते हैं तो न्यूमेरिकल फॉर्म में याद रखिए, बेस्ट है। न्यूमेरिकल फॉर्म में ही याद रखिए, क्योंकि उसमें ही आप टाइम पीरियड, वेलोसिटी, टाइम पीरियड वाला भी पिछली साल टाइम पीरियड वाला आ गया था, n²/z², तो टाइम पीरियड वाला याद रखना है हमको कि टाइम पीरियड किस तरह से, इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। न्यूक्लियाई, कुछ चैप्टर हैं जो मैं कहता हूं कि भैया ये चैप्टर थोड़े से थ्योरेटिकल ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी छोटे छोटे, अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो आपको अच्छे खासे नंबर दे सकते हैं। एक तो मैग्नेटिज्म इन मैटर, एक न्यूक्लियाई, एक सेमीकंडक्टर। न्यूक्लियाई देखो, न्यूक्लियाई में कुछ बचा ही नहीं है। न्यूक्लियाई में केवल एक ही छोटा सा डेरिवेशन बचा है। एक वो डेरिवेशन बहुत अच्छा है कि जो न्यूक्लियर की डेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करती, मास पे डिपेंड नहीं करती, न्यूक्लियर की डेंसिटी फिक्स होती है। वो कैसे करते हैं उसका डेरिवेशन, बाइंडिंग एनर्जी है ना, आइसोटॉप्स, आइसोबार, ये सब बातें न्यूक्लियाई में आप पढ़ के जा सकते हैं। बहुत सिंपल है। न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ, जो एक बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ आता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ है वो आप पढ़ के आइएगा। न्यूक्लियाई जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत छोटा टॉपिक है, आप पहले इसको टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद वही चैप्टर बचता है जिसको मैंने पहले आपको बात कर ली थी, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आपको बताइए कि सेमीकंडक्टर में किस तरह से करना है। सेमीकंडक्टर में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जेई वाले कुछ बच्चे होते हैं कि बोलते हैं सर लॉजिक गेट्स वगैरह है, तो अपने यहाँ लॉजिक गेट्स वगैरह नहीं है। सेमीकंडक्टर का अच्छे से सिलेबस देखिए। सेमीकंडक्टर में बहुत सारी चीज़ें जो आपने कभी एग्जाम में पढ़ी होंगी, एग्जाम की तैयारी करते वक्त पढ़ी होंगी, लेकिन वो है नहीं। हमारे यहाँ केवल रेक्टिफायर तक है। अगर आप रेक्टिफायर में भी कुछ और अच्छा सा करना चाहते हैं तो रेक्टिफायर का फिल्टर सर्किट आप पढ़ के जाइएगा। कभी कभी फिल्टर सर्किट पूछ सकते हैं कि रेक्टिफायर में से जो डीसी कन्वर्ट हुआ है उस डीसी को हमें उस डीसी को हमें फिल्टर कैसे करना है। तो ये सारी बातें थी, और मेरा सुझाव यही है कि अब जितना कर लिया है उसको धीरे धीरे लिख के देखिएगा। कुछ फेमस, बहुत ही ज़्यादा फेमस जो डेरिवेशंस हैं उनको करिएगा। ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा कि कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे कह रहा है। आप बस अपना पढ़िएगा। और मेरी शुभकामना है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बात, पेपर देते वक्त अगर घबराहट हो, लगे कि बहुत कठिन आ गया, लगे कि ये तो क्या हो रहा है, घबराना नहीं। मैंने ऐसी सिचुएशन भी पिछली साल ही ऐसी सिचुएशन देखी जहाँ बच्चे बोले हम तो फेल हो जाएंगे, लेकिन वो एट लास्ट पास हुए अच्छे नंबर से। लेकिन ऐसा भी मत सोचना कि खाली पेपर छोड़ के आओगे तो पास हो जाओगे, नहीं। आपको 3 घंटे तक लगातार लिखते रहना है। कई बच्चे मुझसे पूछते क्या लिखते रहना है, तुमको सब पता है कि क्या लिखते रहना है, क्योंकि तुमने साल भर कुछ तो पढ़ा होगा ना उससे रिलेटेड। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, मेरा यही सजेशन है, जो टीचर मुझे नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आपका जो मन कर रहा है उस क्वेश्चन में, उस आंसर में लिखिए और 3 घंटे तक लगातार लिखिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप 3 घंटे मेहनत करेंगे तो आपको ये पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।